हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। दोस्तों आज के इस सेशन के थ्रू हम लोग कवर अप कर रहे होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आरटीपी मई 2022। पूरे के पूरे मैंने जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 9-10 वो सारे के सारे कवर अप करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को पसंद आएगा सेशन। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। 100 लाइक्स आप लोग को मुझे दिलवाने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। 100 लाइक्स इस वीडियो पे आप मेरे को दिलवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए एंजॉय करते हैं वीडियो को। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। FM Limited is a competitive market where every company offers the credit. To maintain the competition, FM Limited sold all its goods on credit and simultaneously received the goods on credit. The company provides the following information relating to current financial year. डेटर्स वेलोसिटी 3 महीने की है, मतलब कि हमारा जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है, या फिर आप कहो कि हम डेटर्स को 3 महीने का क्रेडिट देते हैं। क्रेडिटर वेलोसिटी मतलब कि हमारा सप्लायर हमें 2 महीने का क्रेडिट देता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया गया है सीओजीएस पे, मतलब सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हमारे पास 1.5 टाइम्स का है। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो इसे भी सीओजीएस पे निकाला हुआ है, मतलब कि सीओजीएस डिवाइडेड बाय फिक्स असेट 4 टाइम्स का है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% दिया है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा मानते हैं कि जीपी रेशियो सेल्स पे है। बीआर दिया हुआ है 75,000, बिल्स पेबल दिया हुआ है 30,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास 12 लाख का। एफएम लिमिटेड की टेंडेंसी है कि वो मेंटेन करते हैं एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ 30,000 एट द एंड ऑफ द पीरियड देन दैट एट द बिगिनिंग। दैट मींस कि अगर आपका ओपनिंग स्टॉक एक्स है, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 30,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है बेटा वो एक्स प्लस 30,000 है। हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में सेल्स और सीओजीएस, हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स, हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड फिक्स्ड एसेट। ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करके देनी है। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके परते खोलते जाएंगे, सारा काम होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, हमें जीपी रेशियो गिवन है, हमें जीपी गिवन है, तो जीपी रेशियो और जीपी की मदद से हम लोग सेल्स और सीओजीएस निकाल लेते हैं। तो आपको यह पता है कि सेल्स का 25% जो है वो जीपी है। इसका मतलब सेल्स जो होगी वो जीपी डिवाइडेड बाय 25% होगी। 12 लाख डिवाइड बाय 25%, यानी कि सेल्स आपके पास 48 लाख रुपीस की होगी। और क्वेश्चन ने आपको शुरू में बता दिया था ये कि पूरी की पूरी सेल्स आपकी क्रेडिट पे है, तो आपके पास 48 लाख रुपीस की क्रेडिट सेल्स निकल कर आ जाएगी। अब सीओजीएस निकालना है तो बहुत आसान है। सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए तो आपके पास सीओजीएस आ जाएगा। तो सर सेल्स में से हमने प्रॉफिट को माइनस कर दिया, हमारे पास सीओजीएस निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर आप हमें यह बताओ कि आपके पास डेटर्स कितने, आपके पास डेटर्स कितने हैं। तो बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। हम कलेक्शन पीरियड कितने का लेके चल रहे हैं, हम कलेक्शन पीरियड 3 महीने का लेके चल रहे हैं। मतलब कि हमने आज जो माल बेचा है उसका पैसा हमें 3 महीने के बाद आएगा। मतलब मेरे जो रिसीवेबल्स हैं, मेरे जो रिसीवेबल्स हैं वो 3 महीने के हैं। और जब मैं रिसीवेबल्स की बात करता हूं तो रिसीवेबल्स के अंदर डेटर भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। जब मैं टर्म रिसीवेबल यूज करता हूं तो रिसीवेबल में डेटर्स भी आते हैं और बीआर भी आते हैं। यहां पे जो डेटर्स वेलोसिटी दिया हुआ है इसका मतलब रिसीवेबल्स की वेलोसिटी, कि आपको आपके कस्टमर से पैसा कितने टाइम पे मिलता है। आपको आपके कस्टमर से पैसा 3 महीने में मिलता है, उसके अंदर डेटर भी है और बीआर भी है। क्वेश्चन के अंदर आपको बीआर की फिगर गिवन है, मतलब अगर रिसीवेबल्स पता लग जाए, अगर रिसीवेबल्स पता लग जाए तो रिसीवेबल्स में से बीआर को माइनस कर देंगे,
हमारे पास डेटर्स निकल कर आ जाएगा। अब रिसीवेबल्स कैसे पता लगेंगे? सिंपल है, सिंपल है। आप 48 लाख रुपीस की सेल करते हो, क्रेडिट सेल्स करते हो 48 लाख की, और आप अपने कस्टमर को 3 महीने का समय देते हो, तो 48 में इंटू 3/12, आपके पास रिसीवेबल्स जो है वो 12 लाख के हैं। रिसीवेबल्स जो है 12 लाख के हैं। अब अगर रिसीवेबल्स 12 लाख के हैं तो डेटर्स कितने के हैं? सर 12 लाख के रिसीवेबल्स में से आप बीआर माइनस कर दो 75,000 का, तो आपके पास डेटर्स निकल कर आ जाएंगे 11,25,000 के। तो आपने सेल्स का कार्यक्रम कर लिया, सीओजीएस का कार्यक्रम कर लिया, आपने सन्ड्री डेटर्स का कार्यक्रम कर लिया, आपके पास 1125 आ गए। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक का कार्यक्रम करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, इस स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हम लोग यूज करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 1.5, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 1.5 दिया हुआ है, सीओजीएस आपने फाइंड कर लिया था 36 लाख आ रहा है, तो आपके पास एवरेज स्टॉक निकल आएगा। एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा सर? 36 लाख को 1.5 से डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज स्टॉक निकल कर आ जाएगा 24 लाख का। एवरेज स्टॉक निकल कर आ जाएगा 24 लाख रुपए का। एवरेज स्टॉक 24 लाख का निकल कर आ गया। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। दैट इज एवरेज स्टॉक है आपके पास 24 लाख, ओपनिंग स्टॉक अगर x है तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000 प्लस x है, डिवाइड बाय 2। आपके पास क्या सिचुएशन बन जाएगी? 48 लाख माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू 2x। x इज इक्वल्स टू 48 लाख माइनस 30,000 डिवाइड बाय 2, 2385। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक 2385 है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 ज्यादा होगा। 2385 में 30,000 को आप ऐड कर दीजिए, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास निकल कर आ जाएगा 24,15,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का काम भी हो गया। अब बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स का। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास कितने महीने के हैं? सप्लायर आपको 2 महीने का टाइम देता है। सप्लायर आपको 2 महीने का टाइम देता है, तो सर आपको क्रेडिटर्स निकालने के लिए क्या चाहिए? क्रेडिटर्स निकालने के लिए आपको क्रेडिट परचेस चाहिए, और आपको इतना पता है कि आपका सप्लायर आपको 2 महीने का टाइम देता है। अब ये क्रेडिट परचेस कैसे निकलेगी? क्रेडिट परचेस कैसे निकलेगी? तो सिंपल है, आपको सीओजीएस पता है, आपको ओपनिंग स्टॉक पता है, आपको क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो परचेजेस निकल आएंगी। सीओजीएस आपके पास 36 लाख रुपीस का है, ओपनिंग स्टॉक आपके पास 2385 का है, परचेजेस आपको पता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 2415 का है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो 36 प्लस 2415 माइनस 23.85, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास परचेजेस की फिगर निकल कर आएगी 36,30,000, राइट। तो क्रेडिटर की फिगर कितनी हो जाएगी? 36,30,000 इंटू 2/12। क्रेडिटर की फिगर हो जाएगी बेटा 6.05 लाख। ठीक है, आखिरी में आपको फिक्स असेट का फॉर्मूला पुट करना है। इट इज वेरी इजी। फिक्स असेट्स का टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है, फिक्स असेट का टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो सीओजीएस डिवाइडेड बाय फिक्स असेट, ये आपको 4 टाइम्स दिया हुआ है, सीओजीएस आपको 36 लाख दिया हुआ है, तो आपके पास फिक्स असेट्स कितने रुपए की निकल कर आ जाएंगी? 9 लाख रुपए की। आंसर्स मिला लेते हैं। हमारे पास पहला आंसर सेल का आ रहा था 48 लाख, सीओजीएस का आ रहा था 36 लाख,
डेटर का आंसर आ रहा था 1125, क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आ रहा था 24,15,000, क्रेडिटर का आंसर आ रहा है 6,05,000 और फिक्स असेट का आंसर आ रहा है 9 लाख। आंसर वेरी कर लेते हैं सर, टैली कर लेते हैं। सीओजीएस आ रही है 36 लाख, सेल्स आ रही है 48 लाख, 11,25,000 के डेटर्स आ रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक 2385 का आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 2415 का आ रहा है। क्रेडिटर्स में हमने गलती करी है, ये जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स में आपके पास क्रेडिटर्स भी आएंगे और बीपी भी आएंगे। ये बेसिकली आपके पास क्रेडिटर्स नहीं निकले हैं, ये आपके पास पेबल्स निकले हैं। क्या निकले हैं बेटा? पेबल्स निकले हैं। तो आपके पास पेबल 6,05,000 के आ रहे हैं, तो क्रेडिटर्स निकालने के लिए 6,05,000 में से बीपी को माइनस कर देना। बीपी आपके पास 30,000 का गिवन है, 6,05,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे, 5,75,000 निकल कर आएगा। तो 575 के आपके पास क्रेडिटर्स आ रहे हैं, 9 लाख रुपए की आपके पास फिक्स असेट। राइट, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हमने ये क्वेश्चन बना लिया है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इजी क्वेश्चन है, मैं इसमें आपके जो KR, KE, KP, KD ये निकलवा दूंगा, WACC आंसर से चेक कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू आपको गिवन है। बुक वैल्यू में इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस और डिबेंचर है। मार्केट वैल्यू में रिटेन्ड अर्निंग की फिगर नहीं गिवन है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरा KE KR के बराबर आता है, अगर मेरा KE और KR सेम है, तो जब मैं WACC मार्केट वैल्यू से निकालूंगा तो मुझे रिटेन्ड अर्निंग को इग्नोर करना होगा, क्योंकि अगर KE KR के बराबर है तो हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को स्प्लिट नहीं करते। लेकिन अगर KE KR के बराबर नहीं है तो इस केस में आपको ये जो मार्केट वैल्यू है 4 लाख रुपए की, इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। ये जो 4 लाख रुपए की आपको मार्केट वैल्यू गिवन है, इसे आपको स्प्लिट करना पड़ेगा बिटवीन इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। और स्प्लिट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप बुक वैल्यू के वेट्स का इस्तेमाल करोगे। अगर आप बुक वैल्यू के वेट्स देखो तो बुक वैल्यू का वेट निकल रहा है 4:1। बुक वैल्यू का अगर आप वेट देखो तो वेट निकल रहा है 4:1। तो अगर हमारा KR और KE बराबर नहीं आएगा तो हम इस 4 लाख को 4:1 के रेशियो में बांट देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए, इक्विटी शेयर मार्केट में कोटेड है 130 पर शेयर, तो दिस इज व्हाट, दिस इज P0 एंड न्यू इश्यू प्राइस इज 125। तो नया शेयर 125 रुपए पे इश्यू होता है और फ्लोटेशन कॉस्ट आती है 5 रुपए पर शेयर की। तो अब मेरे बच्चे KR और KE सेम नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है और नया इश्यू भी दिया हुआ है। नए इश्यू के केस में हम P0 इश्यू प्राइस लेते हैं और KR के केस में P0 हम मार्केट प्राइस लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको KR और KE अलग अलग मिलेंगे। ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर डिविडेंड्स हैव स्टेडली इंक्रीज फ्रॉम ₹10 to 16.105। 5 साल में आपका डिविडेंड 10 रुपए से बढ़ के 16 रुपए 105 पैसे हो गया है। डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 17.716, यानी कि आपको D1 दिया हुआ है पर शेयर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास KR और KE निकल कर आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, सबसे पहले ग्रोथ फाइंड कर लेते हैं। आपका 10 रुपए का शेयर, आपका 10 रुपए का डिविडेंड 5 साल में ग्रो हो गया है 16.105 पे। इसका मतलब इक्वेशन आपके पास बन जाती है ये। अब फ्रैक्शन वाली पावर मैंने आपको सॉल्व करना बताया था। 1.6105 का 12 बारी अंडर रूट करेंगे। 1.6105 का 12 बारी अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले 12 बारी अंडर रूट करते हैं, फिर माइनस करते हैं 1, माइनस किया 1, फिर मल्टीप्लाई कराते हैं पावर से, मतलब कि 1/5 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, फिर वापस +1 करते हैं और फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू का कॉम्बिनेशन 12 बार चलाते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 1 प्लस जी इज इक्वल्स टू 1.100, दैट इज जी इज इक्वल्स टू 0.10 और 10%। तो आपके पास ग्रोथ निकल कर आ गई है 10% की। अब अगर आप के ई निकालोगे तो D1 की जगह पर आप रखोगे 17.716 और P0 की जगह पे आप रखोगे 125, 5 रुपए का फ्लोटेशन है, और प्लस करोगे इसमें ग्रोथ रेट। तो 17.716 डिवाइड बाय 120, ये आएगा 0.2476, दैट इज 24.76%। अब जब आप के आर निकालोगे तो D1 की जगह पे 17.716 ही रखोगे, लेकिन P0 की जगह पे आप 130 रखोगे और फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करोगे। ग्रोथ की जगह पे आप 0.10 ही रखोगे। तो 17.716 डिवाइड बाय 130, इसको आपने सॉल्व किया तो आएगा 0.2363, दैट इज 23.63%। ठीक है, तो आपके पास के ई निकल कर आ चुका है, आपके पास के आर निकल कर आ चुका है। अब 15% प्रेफरेंस शेयर विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 वुड रियलाइज 105 रुपए पर शेयर। इसका मतलब रिडीम्पशन के बारे में कुछ बता नहीं रहा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डील कर लेते हैं। केपी का फॉर्मूला हो जाएगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय इश्यू वैल्यू। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, 100 का 15%, 15 रुपए का डिविडेंड है, और 105 रुपए पे आप इसे इश्यू कर रहे हो, तो 15 डिवाइड बाय 105, ये आपके पास निकल कर आएगा 14.29%, 14.29%। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, द कंपनी प्रपोजेस टू इश्यू 11 ईयर 15% डिबेंचर, but the yield on debenture of the similar maturity and the risk class is 16%. But yield on debenture on the similar maturity and the risk class is 16%. Flotation cost is 2% on the face value. इस क्वेश्चन में आपको यह बताया गया है कि 11 ईयर्स में रिडम्पशन होगा। हम 11 साल के लिए डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं। कूपन रेट बताया गया है 15% का है, लेकिन किस प्राइस पे इश्यू कर रहे हैं ये नहीं बताया। लेकिन क्वेश्चन ने आपको यह बताया कि हम जिस भी प्राइस पे इश्यू करें, ये हमारे डिबेंचर होल्डर को 16% का यील्ड दे, मतलब हमारे डिबेंचर होल्डर को 16% का रिटर्न मिलना चाहिए। मतलब ये जो हम डिविडेंड देंगे, हम जो इंटरेस्ट देंगे, डिबेंचर को जो हम इंटरेस्ट देंगे, वो इंटरेस्ट उसको 16% लगना चाहिए। हम 15% इंटरेस्ट देंगे फेस वैल्यू पे, हम 15% इंटरेस्ट देंगे फेस वैल्यू पे, उसको ये 15% इंटरेस्ट 16% लगना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू करना पड़ेगा, हमें डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू करना पड़ेगा। बात समझना, कितने पे इश्यू होगा ध्यान से देखेंगे इसको, कितने पे इश्यू होगा ध्यान से देखेंगे जरा इसको। हमारा इंटरेस्ट कितने रुपए का निकलेगा? हमारा इंटरेस्ट निकलेगा 100 का 15%, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। तो हम 15 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये 15 रुपए का इंटरेस्ट हमारे डिबेंचर होल्डर को 16% लगे, इसके लिए इश्यू वैल्यू कितनी होगी? इश्यू वैल्यू होगी 15 डिवाइडेड बाय 16%, 15 डिवाइडेड बाय 16%। यानी कि अगर हम डिबेंचर को 93.75 पे इश्यू करते हैं और हमारे डिबेंचर होल्डर को इस 93.75 पे 15 रुपए का डिविडेंड देते हैं, मतलब इंटरेस्ट देते हैं, डिबेंचर होल्डर को 93.75 पे 15 रुपए का इंटरेस्ट देते हैं, तो उसको ये 15 रुपए का इंटरेस्ट 16% के बराबर लगेगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते थे कि x रुपीस का इश्यू प्राइस है, इस पे 16% की यील्ड मिलेगी जो कि 15 रुपए के बराबर होगी। x रुपीस पे 16% की यील्ड मिलेगी जो 15 रुपए के बराबर होगी, क्योंकि कंपनी तो 15 रुपए का इंटरेस्ट देगी। अब ये इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को 16% लगना चाहिए, तो वो कैसे लगेगा? जब हम डिबेंचर को सस्ते पे इश्यू करेंगे। तो x के लिए फाइंड कर लीजिएगा 15 डिवाइडेड बाय 16%, दैट इज 93.75।
तो ये आपके पास अभी इश्यू वैल्यू आई है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको केडी निकालना पड़ेगा। केडी का फॉर्मूला क्या है, वही हमारा इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी डिवाइड बाय 2। इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी डिवाइड बाय 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे राजा बेटा, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, इंटरेस्ट कंपनी दे रही है 15 रुपए का। रिडम्पशन के बारे में क्वेश्चन शांत है, तो मानेंगे कि रिडम्पशन होगा पार पे, फेस वैल्यू पे। इश्यू वैल्यू है 93.75, रिडम्पशन होगा 11 सालों में, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 93.75 का एवरेज। सर आपने एक मेजर चीज मिस कर दी है, वो है टैक्स। तो जल्दी से हम यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इससे पहले बच्चे मेरे ऊपर तलवार लेके चढ़ जाएं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ठीक कर लेना है। टैक्स रेट कितना गिवन है, टैक्स रेट गिवन है 30%, 1 माइनस 0.30। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा 15 का 0.7, 10.5, 100 माइनस 93.75 डिवाइडेड बाय 11, 0.56, 8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 93.75 डिवाइडेड बाय 2, 96.87। तो 10.5 प्लस 0.568 डिवाइड बाय 96.8, 11.43%। तो हम लोगों ने केडी केई केपी निकाल ली है, केडी केई केपी हम लोगों ने निकाल ली है। एक बारी सॉल्यूशन में चेक कर लेते हैं सब सही निकल रहा है कि नहीं। केडी केई हमारे पास 24.76 आ रही है, के आर हमारे पास 23.63 आ रही है, केपी 14.29 ही निकाली थी शायद, यस 14.29% आ रही है, और ये हमारे पास 11.43% आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 11.43% आ रहा है, इनकी 91.75 आ रही है। अच्छा, 2 रुपए का फ्लोटेशन भी था, ओहो 2 रुपए का फ्लोटेशन भी था, हमने फ्लोटेशन को मिस कर दिया बेटा, जल्दी जल्दी में घटना गलत घट गई। ठीक है, 2 रुपए का फ्लोटेशन भी है, तो इशू वैल्यू 91.75 हो जाएगी। 91.75, 100 माइनस 91.75 डिवाइड बाय 11, 0.75, 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाय 2, 95.875, 10.5 प्लस 0.75 डिवाइड बाय 95.875, 11.73%। तो केडी आपके पास 11.73% आ रहा है। जल्दी जल्दी में यहां पर एक छुट्टू सा मेरे से मिस्टेक हो गया। ठीक है, 11.73%। क्लियर, ये पता है क्यों हो जाता है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है जो आपको बतानी होती है, उसके चक्कर में यहां वहां थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, 11.73% यहां तक क्लियर हो गया आपको जी। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को WACC निकालना है बुक वैल्यू के हिसाब से, और हम लोग को निकालना है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो चलो जरा वेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, वेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग तेजी में। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है, 2,40,00,000 प्लस 60,00,000 प्लस 72,00,000 प्लस 18,00,000। तो आपके पास टोटल वैल्यू निकल कर आ रही है 3,90,00,000। टोटल वैल्यू निकल कर आ रही है 3,90,00,000। तो 240 डिवाइड बाय 390, इक्विटी का वेट निकल कर आ रहा है 0.615, 60 डिवाइड बाय 390, 0.154, 72 डिवाइड बाय 390, 0.185, और 18 डिवाइड बाय 390, 0.462, 0.462। राइट, अब आपको कुछ नहीं करना है,
अब आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑलरेडी के ई निकाल चुके हो, के आर निकाल चुके हो, के पी निकाल चुके हो, के डी निकाल चुके हो। ये आपके पास आ रहा था 24.23 ये आ रहा है 24.76%, 23.63%, 14.29%, 11.73%। ठीक है, अब आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, वेट्स का आपको मल्टीप्लाई करना है 0.615 इंटू 24.76, 15.22, 15.22, 0.154 इंटू 23.63, 3.64, 0.185 इंटू 14.29, 2.64, 0.462 इंटू 11.73, 5.420, 5.42 टोटल कर लेते हैं। 5.42 प्लस 2.64, 3.64, 15.22, 26.92%। तो आपके पास WACC निकल कर आएगी 26.92%। अब जब मार्केट वैल्यू में जाएंगे तो हम इस 4 करोड़ को 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि KR और KE अलग अलग निकल रहा है। तो 4 करोड़ को अगर आप 4:1 के रेशियो में डिवाइड करते हो, 4:1 के रेशियो में डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 3,20,00,000 रुपए की आपके पास इक्विटी की वैल्यू आएगी। 80 लाख रुपए की आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी रिटेन्ड अर्निंग की। ये आपके पास 6750 है और ये आपके पास 20,80,000 है। टोटल कर लेते हैं, 400 प्लस 675 प्लस 208, 400 प्लस 67.50 प्लस 20, 4,88,30,000, 4,88,30,000। ठीक है, अब जरा वेट निकाल लेते हैं, वेट निकाल लेते हैं। तो वेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 320 डिवाइड बाय 488.3, 0.655, 0.655 डिवाइड बाय 320 इंटू 0.164 डिवाइड बाय 80 इंटू 67.5, 0.138, 0.043। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसका मल्टीप्लाई इनसे करवाना है। ठीक है, अब आपको इन वाले वेट्स का मल्टीप्लाई इससे करवाना है। क्लियर? तो सर इसके लिए मैं थोड़ी सी सफाई कर देता हूं, थोड़ी सी मैं सफाई कर देता हूं। यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी। तो ये मैंने आपको वेट दे दिया है, ये KE का वेट है, ये KR का वेट है, ये KP का वेट है और ये आपके KD का वेट है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 24.76 से होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 23.63 से होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 14.29 से होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 11.73 से होगा। 0.655 इंटू 24.76, 16.21, 0.164 into 23.63, 3.87, 0.138 into 14.29, 1.972, 0.043 into 11.73, 0.504%। 16.21 plus 3.87 plus 1.972 plus 0.504, 22.56%। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ये तो कर रहा है 22.57%, ये वाला तो कर रहा है, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है। इधर हम लोग ने गलती कर दी है, ये होना चाहिए 0.0462, 11.73 इंटू 0.0462, 0.54 प्लस 2.64, 3.64, 15.22, 22.04। ओके, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से आंसर इधर उधर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, राइट। चलिए जल्दी से मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू टू कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। बी लिमिटेड डेप्ट यूज कर रहा है, सी लिमिटेड यूज नहीं कर रहा है, मतलब कि ये लीवर्ड है और ये अनलीवर्ड है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 18% दिया हुआ है, तो सर सी लिमिटेड का जो केई है वही उसका केओ भी होगा, क्योंकि ये अनलीवर्ड फर्म है, इसके पास केवल इक्विटी है, तो इक्विटी ही इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगी। दोनों का नेट ऑपरेटिंग इनकम 9 लाख रुपए का है। डिटरमाइन करना है टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी एज्यूमिंग नो टैक्सेस एज पर एमएम अप्रोच। तो एमएम अप्रोच लगानी है। एमएम अप्रोच ने सबसे पहले आपसे क्या कहा था कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म निकालना। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म कैसे निकलेगी, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय केओ, और जो आपके पास अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू आएगी उसको लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू निकालने में यूज कर लेना। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस डेप्ट इनटू टैक्स रेट, प्लस डेप्ट इनटू टैक्स रेट। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है, इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। तो सबसे पहले अगर मैं सी लिमिटेड की वैल्यू निकालू, सी लिमिटेड मतलब अनलीवर्ड फॉर्म की, अनलीवर्ड फॉर्म की, तो ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय के, अनलीवर्ड फॉर्म का के ही केओ है। ईबीआईटी आपके पास 9 लाख रुपए की है, टैक्सेस आपके पास है नहीं पहले वाले पार्ट में, और आपके पास के 18% का दिया हुआ है, तो 9 लाख डिवाइड बाय 18%, आपके पास अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू 50 लाख निकल कर आ गई। अब अगर आप बी लिमिटेड की वैल्यू निकालेंगे जो कि एक लीवर्ड फॉर्म है, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस डेप्ट इनटू टैक्स। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म 50 लाख आ रही है। डेप्ट आपके पास कितने रुपए की है सर, आपके पास डेप्ट 27 लाख रुपए की है। डेप्ट आपके पास 27 लाख रुपए की है, राइट, लेकिन टैक्सेस आपके पास 0% के हैं, तो ये आपके पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा 50 लाख। तो पहली चीज हमने वैल्यू ऑफ फर्म निकाल ली। दूसरी चीज उसने आपसे क्या मांगी थी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के निकालना है। तो सी लिमिटेड का तो के क्वेश्चन में गिवन है 18%, बी लिमिटेड का हमें के निकालना पड़ेगा। बी लिमिटेड का के निकालने के लिए क्या करेंगे सर, ईबीआईटी पकड़िए 9 लाख रुपए का, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करिए, 27 लाख रुपए का हमारे ऊपर कर्जा है 12% के हिसाब से, तो 27 लाख पे 12% का हम लोग ब्याज देंगे 3,24,000। अर्निंग्स बिफोर टैक्स हमारे पास निकल कर आ जाएगा 576, टैक्सेस तो एग्जिस्ट कर नहीं रहे, आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकल कर आ जाएगा 576।
अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकल कर आ जाएगा 576। अब के निकालने के लिए अर्निंग्स फॉर इक्विटी को डिवाइड करना पड़ता है वैल्यू ऑफ इक्विटी से और मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेप्ट को माइनस कर दीजिए। फर्म की वैल्यू 50 लाख की है, फर्म के पास डेप्ट 27 लाख रुपए का है, मतलब फर्म के पास इक्विटी 23 लाख रुपए की है। हम 5,76,000 कमा रहे हैं 23 लाख रुपए के लिए, तो हमारे पास 25.04% की कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल कर आ जाएगी। अब तीसरी चीज क्वेश्चन ने मांगी थी केओ, तो भाई साहब सी लिमिटेड का जो केओ है वो तो 18% होगा, उसके के बराबर, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अनलीवर्ड है। अब अगर मैं बी लिमिटेड के केओ की बात करूं तो केओ कैसे निकलता है? केई के साथ वेट ऑफ इक्विटी और केडी के साथ वेट ऑफ डेप्ट। केई आपके पास आ रही है 25.04, 25.04 इंटू 23 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख प्लस 12% केडी है 27 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, तो 25.04 इंटू 23 डिवाइड बाय 50 11.52, 12 इंटू 27 डिवाइड बाय 50 6.48, टोटल करेंगे तो 18% निकल कर आ जाए। ठीक है, अब अगर 40% के टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होगा? अगर 40% के टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होगा? तो सर वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म दैट इज जो सी लिमिटेड है उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? ईबीआईटी 9 लाख रुपए की माइनस टैक्सेस 40% के डिवाइडेड बाय केओ, केओ कह लो केई कह लो 18%, तो 9 लाख इंटू 0.6 डिवाइड बाय 18%, ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म 30 लाख निकल कर आएगी। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म यानी कि बी लिमिटेड की जब वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेप्ट इंटू टैक्स। अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू 30 लाख है, डेप्ट आपके पास 27 लाख की है और टैक्सेस आपके पास 40% के। आपके पास ओवरऑल वैल्यू निकल कर आ जाएगी 40,80,000। अब अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करनी है तो 40,80,000 में से 27 लाख रुपीस की डेप्ट चली जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेप्ट को माइनस कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी 13,80,000 रुपए की निकल कर आ जाएगी। अब अगर आप लोग को इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है केई, तो केई सी लिमिटेड का तो उतना ही रहने वाला है 18%, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बी लिमिटेड के केई में बदलाव आएगा। हमें चाहिए अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी तो हम फाइंड कर चुके हैं 1380। अर्निंग्स फॉर इक्विटी कैसे निकलेंगी? कंपनी अगर 9 लाख रुपए कमाती है तो 9 लाख रुपए में वो जो इंटरेस्ट दे रही है 27 लाख पे 12%, 3,24,000। 576 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, इसमें से 40% आपका टैक्स माइनस हो जाएगा। आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी बचेंगी 345,600 की, दैट इज 345,600 डिवाइडेड बाय 13,80,000। %25.04%, 25.04%। अब बी लिमिटेड का केडी भी बदल जाएगा क्योंकि टैक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। 12% माइनस 40%, 7.2%। अब अगर केओ निकालोगे तो सी लिमिटेड का फिर से केओ वही आएगा 18%, क्योंकि उसके पास तो इक्विटी के अलावा कुछ है ही नहीं। अब अगर आप बी लिमिटेड का निकालोगे तो बी लिमिटेड में
के कितना आ रहा था 25.04% इंटू 25.04% इंटू 13,80,000 डिवाइडेड बाय 40,80,000 प्लस 7.2% इंटू 27 लाख डिवाइडेड बाय 40.80 25.04 इंटू 13.8 डिवाइड बाय 40.8 8.47% प्लस 7.2 इंटू 27 डिवाइड बाय 40.8 4.76% प्लस 8.47 13.23%, राइट। तो अगर टैक्सेस एग्जिस्ट करेंगे तो सिचुएशन इस तरीके से आपके पास बदल जाएगी। आंसर चेक कर लीजिए। जब टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते तो 18% ही आएगी, और जब टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो 40,80,000 रुपए आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म निकल कर आ रही है। फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी आपके पास 1380 आ रही है, के आपके पास 25.04 आ रहा है, और केओ आपके पास 13.23 आ रहा है, और जो आपकी सी लिमिटेड है उसका तो सेम ही आएगा के के बराबर, क्योंकि वो अनलीवर्ड है, राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और चलते हैं लिवरेज की तरफ। कंपनी P and Q are having same EBT. However, the margin of safety of company P is 0.20 and for company Q is 1.5 times than that of company P. अच्छा, कंपनी P का 0.20 है और कंपनी Q का कंपनी P के 1.25 टाइम्स है। तो अगर इसको मैं यहां पे सॉल्व करना शुरू कर दूं तो मेरे पास MOS कंपनी ए का 0.20 दिया है। MOS क्यों दिया हुआ है? ताकि आप इससे ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय MOS। तो ए का ऑपरेटिंग लिवरेज हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.20, दैट इज 5 टाइम्स, दैट इज 5 टाइम्स। और बी का जो MOS दिया हुआ है वो ए के MOS के 1.25 टाइम्स दिया हुआ है। यानी कि अगर ए का MOS 0.20 है तो बी का 0.20 का 1.25 यानी कि 0.25 टाइम्स है, राइट। यानी कि बी का अगर आप ऑपरेटिंग लिवरेज निकालोगे तो बी का ऑपरेटिंग लिवरेज आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ कंपनी पी इज 150। इंटरेस्ट का खर्चा पी का 150 है, जबकि क्यू का इंटरेस्ट का खर्चा 1/3 लेस देन दैट ऑफ कंपनी पी, 1/3 कम है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी क्यू का खर्चा कंपनी पी के खर्चे का 2/3 है। आपको इंटरेस्ट का खर्चा गिवन है, इंटरेस्ट का खर्चा गिवन है पी का 150 का, और क्यू का जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो पी के खर्चे में से 1/3 कम है, पी के खर्चे में से 1/3 कम है। यानी कि इसका खर्चा 1 लाख रुपीस का है। आगे क्या बोलता है? फाइनेंशियल लिवरेज कंपनी पी का 4 है, और जबकि कंपनी क्यू का कंपनी पी के 75% है। फाइनेंशियल लिवरेज कंपनी पी का 4 टाइम्स है और क्यू का 4 का 75% है, यानी कि 3 टाइम्स है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो इनडायरेक्ट तरीके से गिवन थी उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। अदर इंफॉर्मेशन, हमें दोनों कंपनी का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन है, दोनों कंपनी 45% टैक्स ब्रैकेट में आती है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ द कंपनीज। हमें दोनों कंपनीज के लिए इनकम स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं? सबसे पहला काम मैं एफएल की मदद से ईबीआईटी को फाइंड कर लेता हूं। एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट।
तो पी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं पी की बात करूं तो पी के केस में मेरे पास फाइनेंशियल लिवरेज 4 टाइम्स गिवन है। ईबीआईटी मेरे को पता नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट का खर्चा पता है कि इंटरेस्ट का खर्चा 1,50,000 है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 EBIT माइनस 6 लाख इज इक्वल्स टू EBIT। EBIT इज इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइड बाय 3। आपके पास EBIT, अब हम क्यू की बात कर लेते हैं बेटा। क्यू के केस में आपके पास फाइनेंशियल लिवरेज 3 दिया हुआ है, EBIT आपको फाइंड करना है, और इंटरेस्ट का खर्चा यहां पे 1 लाख रुपीस का दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करोगे, 3 EBIT माइनस 3 लाख इज इक्वल्स टू EBIT। EBIT is equals to 3 lakh divided by 2, that is 1.50 lakh। तो आपने EBIT फाइंड कर ली है P की और Q की। आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज पता है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो अब आप कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हो P का ऑपरेटिंग लिवरेज आपको पता है 5 टाइम्स है, कंट्रीब्यूशन आपको पता नहीं है, EBIT आपको पता है 2 लाख रुपए का है। तो सर कंट्रीब्यूशन आपके पास निकल कर आ जाएगा 10 लाख रुपए का। क्यू की अगर मैं बात करूं तो क्यू के केस में आपके पास ये 4 टाइम्स गिवन है, कंट्रीब्यूशन आपको पता नहीं है, EBIT निकला है 1.50 लाख, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा 6 लाख। अब आप लोग के पास कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है, पीवी रेशियो अवेलेबल है, आप सेल्स फाइंड कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे, सेल्स निकल कर आ जाएगा। पी का कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रहा है 10 लाख का, और इसका पीवी रेशियो 25% था, यानी कि पी की सेल्स 40 लाख की हो गई। क्यू की सेल्स फाइंड कर लेंगे, क्यू का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 6 लाख का, और क्यू का पीवी रेशियो दिया हुआ है 33.33% का। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्यू आपके पास निकल कर आ जाएगा राजा बेटा 18 लाख रुपीस का। अब आपके पास सेल्स आ चुकी है, कंट्रीब्यूशन आ चुका है, EBIT आ चुका है, आप फिक्स कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। फिक्स कॉस्ट होती है कंट्रीब्यूशन माइनस EBIT। तो अगर मैं P की बात करूं तो P का कंट्रीब्यूशन है 10 लाख का और उसका EBIT है 2 लाख का, यानी कि उसकी फिक्स कॉस्ट है 8 लाख रुपए की। अगर मैं Q की बात करूं तो Q का कंट्रीब्यूशन है मेरे पास 6 लाख रुपीस का, और 1.5 लाख रुपए का उसका EBIT है, 4.5 लाख रुपए का मेरे पास फिक्स कॉस्ट निकल कर आ रहा है। मेरे पास अब सारी चीजें आ गई है इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए। तो अगर मैं P और Q की बात करूं तो मेरे पास सेल्स P की गिवन है 40 लाख रुपए की, Q की मेरे पास गिवन है 18 लाख रुपए की। इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। पीवी रेशियो अगर 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट 75% होगी। पीवी रेशियो अगर 33% है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 66% होगी। आपके पास कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा 10 लाख रुपए का और 6 लाख रुपए का। इसमें से आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट का खर्चा, सॉरी फिक्स कॉस्ट का खर्चा। यहां पे फिक्स कॉस्ट आपकी 8 लाख रुपए की आ रही है, यहां पे फिक्स कॉस्ट आपकी 450 की आ रही है। इसको आपने माइनस कर दिया, 2 लाख रुपए का आपके पास EBIT, 1.5 लाख रुपए का आपके पास EBIT। EBIT में से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर दीजिए, इधर 150 का इंटरेस्ट आ रहा है और इधर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद इधर बचेगा 50,000 रुपए और इधर भी बचेगा 50,000 रुपए। ये अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ गई, और अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दीजिए। टैक्स का रेट आपको कितना गिवन है, दोनों कंपनीज के लिए 45% गिवन है। तो टैक्स आपने 45% का माइनस कर दिया। 50,000 में से अगर आप 45% माइनस कर देते हो तो आपके पास निकल के आता है 27,500 रुपये। तो दोनों कंपनी का अर्निंग फॉर इक्विटी आपके पास निकल कर आ जाएगा 27,500 रुपए। आइए चेक कर लेते हैं, ये देखिए 27,500 रुपीज आपके पास आंसर निकल कर आ रहा है, राइट। अब पढ़ते हैं आगे, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले क्वेश्चन को अभी रोकते हैं, थोड़ी देर रुक के करते हैं इसको। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ASG Limited is considering a project Z with an initial outlay of rupees 15 lakh and a life of 5 years. The estimates of the project are as follows. यानी कि आपका Y0 में जो आउटफ्लो होगा वो 15 लाख रुपए का होगा और प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल की गिवन है आपको। लोअर एस्टिमेट, बेस एस्टिमेट, अपर एस्टिमेट्स। तो लोअर मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन, बेस मतलब मोस्ट लाइकली कंडीशन एंड अपर एस्टिमेट मतलब बेस्ट कंडीशन। ठीक है, तो 3 सिनेरियोज आपको दिए। तो वर्स्ट केस में आपकी सेल कितने रुपए की होगी? 9,000 रुपए की। मोस्ट लाइकली आप 10,000 यूनिट्स बेचेंगे एंड बेस्ट सिनेरियो में आप 11,000 बेच रहे होंगे। तो ये आपका वर्स्ट है, ये आपका मोस्ट लाइकली है और ये आपका बेस्ट है, राइट। सेलिंग प्राइस 175, 200 एंड 225। तो ये आपका बेस्ट है, ये आपका मोस्ट लाइकली है और ये आपका वर्स्ट है, राइट। तो जो लोअर एस्टिमेट्स हैं वो आपके लिए क्या है? वर्स्ट हो गए, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कम यूनिट बेचना वर्स्ट सिनेरियो है, कम सेलिंग प्राइस होना वर्स्ट सिनेरियो है, ज्यादा यूनिट्स बेचना बेस्ट सिनेरियो है, ज्यादा सेलिंग प्राइस होना बेस्ट सिनेरियो है। अब जरा ध्यान से देखिए, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 100 रुपए होगी, 125 रुपए होगी, 150 रुपए होगी। तो लोअर एस्टिमेट कॉस्ट अगर 100 रुपए है, मतलब कॉस्ट अगर कम है, तो ये आपका बेस्ट सिनेरियो है। 125 होगी, ये आपका मोस्ट लाइकली है। और वर्स्ट सिनेरियो क्या है? वर्स्ट सिनेरियो है आपके पास 150 का। सिमिलरली आपकी फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए होगी, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। 150 होगी, ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो है। और 2 लाख होगी, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड इन फिक्स कॉस्ट इज 70,000, 70,000 रुपए का डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपके पास 25% का है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास 15% की है। डिटरमाइन करना है आपको एनपीवी इन दी 3 सिनेरियोज, दैट इज वर्स्ट केस सिनेरियोज, बेस केस सिनेरियोज एंड द बेस्ट केस सिनेरियो। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में, बेस केस सिनेरियो में एंड आपका बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर हमें कॉस्ट निकाल कर देनी है, हमें कॉस्ट निकाल कर देनी है। आइए शुरू करते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं कैलकुलेशन ऑफ CF80, अगर एनपीवी निकालना है तो हमें CF80 की जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि आपका एनुअल कैश फ्लो हर साल सेम है, एनुअल कैश फ्लो आपका हर साल सेम है। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वर्स्ट केस में आप 9,000 यूनिट्स बेचेंगे, बेस केस में आप 10,000 यूनिट्स बेचेंगे, बेस्ट केस में आप 11,000 बेचेंगे। सेलिंग प्राइस, वर्स्ट केस में आपका सेलिंग प्राइस 175 रुपए का होगा। Most likely it will be 200 and in the best scenario it will be 225. Variable cost per unit, वर्स्ट केस में ये 150 होगी, मोस्ट लाइकली ये 125 होगी और बेस्ट सिनेरियो में ये 100 रुपए की होगी। इसका मतलब अगर इसको मैं ए बोलूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन, इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, तो 1 - 2 मेरे पास 25 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आएगा, मेरे पास 75 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आएगा, मेरे पास 125 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आएगा। ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाला है मैंने। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? ए का मल्टीप्लाई बी से, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 2,25,000, 7,50,000 and 11,000 into 125, 13,75,000। इसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। वर्स्ट केस में आपकी फिक्स कॉस्ट
2 लाख रुपीस की होगी, most likely it will be 150 and in the best case scenario it will be only 1 lakh। आपके पास पीबीटी निकल कर आ जाएगा, पीबीटी निकल कर आ जाएगा, इसका पीबीटी 25,000, इसका पीबीटी 6 लाख और इसका पीबीटी 1275। पैट निकाल लेंगे, पैट कैसे निकलेगा, पीबीटी 1 माइनस टैक्स रेट, तो 25,000 का 75% 18,750, 6 लाख का 75% 4,50,000, 12,75 का 75% 956,250। वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। फिक्स कॉस्ट में हमने डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके माइनस किया हुआ है 70,000, 70,000 एंड 70,000। आपके पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकल कर आ जाएगा 88,750, 450 प्लस 70 520 एंड 956,250 प्लस 70 10,26,250। दिस इज आर कैश इनफ्लोस। कैश इनफ्लोस का मल्टीप्लाई आप करा दो सम ऑफ पीवीएफ एट द रेट ऑफ 15% फॉर 5 years। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% का था, 0.870 प्लस 0.756 0.658 0.572 0.497 3.353 3.353 3.353 3.353। ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकल कर आ जाएगा इंटू 88,750 297,579 1743,560 34,41,016 34,41,016। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को माइनस कर दीजिए। 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने करी थी साल के शुरू में, आपके पास पहले वाले केस में नेगेटिव एनपीवी आएगी 15 लाख माइनस 29757 12,02,421 2,43,560 34,41,016 माइनस 15 लाख 19,41,060। तो वर्स्ट केस में नेगेटिव एनपीवी आ रही है, वर्स्ट केस में नेगेटिव एनपीवी आ रही है 12 लाख कुछ की। बेस्ट केस में 2,43,000 का पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है एंड बेस्ट केस में 19,41,000 का निकल कर आ रहा है। राइट, क्लियर, बढ़े आगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 किसकी बात कर रहा है, डिविडेंड डिसीजन वाले की बात कर रहा है। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। The following figures have been collected from the annual report of ABC Limited for the current financial year. Net profit हमारे पास 75 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास 250 लाख के हैं, 250 लाख पे 12% का हमें डिविडेंड देना होता है, तो 250 लाख का 12% 30 लाख रुपए का हमें प्रेफरेंस का डिविडेंड देना होता है। यानी कि हमारे पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी 75 लाख में से 30 लाख माइनस हो जाती है, 45 लाख बचती है, तो 45 लाख रुपए हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास 7,50,000 के हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास 20% का है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास 16% का है। कंप्यूट करना है अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 42 बाय यूजिंग द वॉल्टर मॉडल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो आप ईपीएस निकाल लो,
कंपनी 45 लाख रुपए कमा रही है 7.5 लाख शेयर्स पे। कंपनी 45 लाख रुपए कमा रही है 7.5 लाख शेयर्स पे, यानी कि कंपनी 6 रुपए का ईपीएस कमा रही है। अब वॉल्टर दादा ने क्या फॉर्मूला दिया था? वॉल्टर दादा ने फॉर्मूला दिया था P0 इज इक्वल्स टू डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस R अपॉन के होल डिवाइडेड बाय के। अब वो कह रहा है कि प्राइस हमको कितने रुपए का रखना है? 42। तो हम कितना डिविडेंड दें? तो बाबू तुम 6 रुपए कमा रहे हो, आर तुम्हारे पास 20 है और के तुम्हारे पास 16 है। आर तुम्हारे पास 20 है, के तुम्हारे पास 16 है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 42 का 16% इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 16, 1.25। डीपीएस प्लस 7.5 माइनस 1.25 डीपीएस। 42 का 16%, 6.72 इज इक्वल्स टू माइनस का 0.25 डीपीएस प्लस 7.50। DPS is equals to 7.50 minus 6.72 divided by 0.25। तो हमें 3 रुपए 12 पैसे का डिविडेंड देना चाहिए। मतलब कि हमारा पे आउट कितना होना चाहिए? 6 रुपए पे 3 रुपए 12 पैसे का, यानी कि हमारा पे आउट रेशियो 52% का होना चाहिए। क्या कंपनी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉलो कर रही है? एंड प्राइस क्या होगा? शेयर एट सच पे आउट। तो सर ये ग्रोइंग कंसर्न है, इसका आर इसके के से ज्यादा है, इसका आर इसके के से ज्यादा है, ये ग्रोइंग कंसर्न है। और ग्रोइंग कंसर्न का ऑप्टिमम पे आउट कितना होता है? 0%। अगर कंपनी 0% का पे आउट रखती है, अगर कंपनी 0% का पे आउट रखती है तो इस केस में कंपनी का शेयर प्राइस मैक्सिमम होगा। अगर कंपनी 0% का पे आउट रखती है तो इसका शेयर प्राइस मैक्सिमम होगा। डीपीएस 0 होना चाहिए, ईपीएस 6 है, इंटू 20 डिवाइड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय 16%, 6 इंटू 1.25 डिवाइड बाय 16। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो प्राइस निकल कर आएगा 46.875%। अब वो कह रहा है कि प्रूफ करके बताओ, डिटरमाइन द डिविडेंड पे आउट रेशियो एज डिटरमाइंड अबव इन बी इज ऑप्टिमम बाय यूजिंग रैंडम पे आउट्स। तो अगर तुम 0% के अलावा कोई और पे आउट रखते हो, लेट से तुमने 60% का पे आउट किया, तो प्राइस क्या करेगा? गिर जाएगा। अगर तुमने 60% का पे आउट किया तो प्राइस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तुम 6 रुपए कमाते हो, 3 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड दे देते हो, प्राइस निकलेगा 41.25। राइट? तो तुम अगर अपना पे आउट रेशियो चेंज करोगे, क्योंकि तुम ग्रोइंग कंसर्न हो, तुम्हारे लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% है, अगर तुम पे आउट रेशियोज को चेंज करोगे तो तुम्हारा प्राइस ऑफ द शेयर क्या करना शुरू कर देगा? फॉल करना स्टार्ट कर देगा। राइट? अब इस पार्ट में हम लोगों ने लगभग पूरा का पूरा निपटा लिया है। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, मैनेजमेंट ऑफ कैश का, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का एंड आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। राइट? आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यू आर गिवन बिलो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 2 years फॉर अ कंपनी। आपको 2 साल का डेटा गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर 1 ईयर 2 का गिवन है। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम पे अगर आप फोकस करेंगे तो देखेंगे कि सर ये दोनों साल सेम है, मतलब हर साल आपको सेम इनकम जनरेट हो रही है। अदर एक्सपेंसेस आपके पास गिवन है, दोनों साल सेम 40 लाख रुपीस के हैं। डेप्रीसिएशन दोनों साल सेम 40 लाख रुपीस का है, मतलब कि ये फिक्स खर्चे हैं आपके। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 4 करोड़ 80 लाख इन ईयर 3। तो ईयर 3 में हमारे पास सेल्स 4 करोड़ 80 लाख की है। एज अ रिजल्ट अदर एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 20 लाख बिसाइड्स द अदर चार्जेस। तो जो अदर एक्सपेंसेस हैं, यानी कि ये वाले जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो 20 लाख रुपीस से बढ़ जाएंगे, यानी कि नए अदर एक्सपेंसेस आपके पास 60 लाख रुपीस के होंगे।
ओनली रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक। इसका मतलब आपके पास कोई भी फिनिश गुड्स का, कोई भी WIP का स्टॉक नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में रॉ मटेरियल है। Assume sale and purchases are in cash terms and the closing stock is expected to go up by the same amount as between year 1 and year 2। तो जितना भी सेल परचेज होता है वो सब कैश में होता है, मतलब कोई भी उधार में सेल परचेज नहीं हो रही है। और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय द सेम अमाउंट इन द ईयर 1 एंड ईयर 2। जिस अमाउंट से ईयर 1 और ईयर 2 में आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है, उसी अमाउंट से ईयर 3 में आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें 40 से 60 लाख हुआ है, मतलब 20 लाख रुपीज से आपका स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ईयर 3 में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 80 लाख रुपीज का होगा। ईयर 3 में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 80 लाख रुपीज का होगा। यू मे एज्यूम दैट नो डिविडेंड इज बीइंग पेड। हमने कोई डिविडेंड नहीं पे किया है। कंपनी कैन यूज 75% ऑफ द कैश जनरेटेड टू सर्विस अ लोन। सर्विस अ लोन का मतलब इनके ऊपर हो सकता है कोई लोन हो, उसको पे करने के लिए हमने जितना भी कैश जनरेट करेंगे उसका 75% यूज कर लेंगे लोन के रीपेमेंट के लिए। कंप्यूट हाउ मच कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी अवेलेबल इन द ईयर 3 फॉर द पर्पस इग्नोर इनकम टैक्स। आपके पास कितना कैश आया है फ्रॉम ऑपरेशन से। तो बचपन में आपने कैश फ्लो पढ़ा होगा और कैश फ्लो में आपने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना सीखा होगा। ये बिल्कुल वही काम होने वाला है। हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। द थिंग इज कि जब हमने 12th में या कभी भी फाउंडेशन में जब भी हमने उसको पढ़ा था तो हमें प्रॉफिट गिवन रहता था, लेकिन यहां पर हमें पहले 3rd ईयर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और प्रॉफिट निकालने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कार्यक्रम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 3rd ईयर का इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग PL बनाना पड़ेगा। और 3rd ईयर का ट्रेडिंग PL बनाने के लिए मेरे पास जो जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है पहले तो मैं वो लिख लेता हूं, और फिर जिन इंफॉर्मेशंस को हमें कैलकुलेट करना है फिर मैं उन्हें कैलकुलेट करके यहां पर रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, उन्हें मैं यहां पर कैलकुलेट करके रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बनेगा। पिछले साल हमारे पास 60 लाख का क्लोजिंग था, वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 20 लाख रुपए ज्यादा होगा पिछले क्लोजिंग स्टॉक से। तो पिछला क्लोजिंग स्टॉक अगर 60 था तो इस बार का क्लोजिंग स्टॉक 80 लाख होगा। इस बार की सेल्स की फिगर आपको गिवन है 4 करोड़ 80 लाख रुपीस की, 4 करोड़ 80 लाख रुपीस की। क्वेश्चन में आपके पास मिससेलेनियस इनकम की इंफॉर्मेशन भी है, और इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में ये मान के चलता हूं कि जो मेरी मिससेलेनियस इनकम है वो उतनी ही रहेगी जितनी पहले 2 साल में थी, 4 लाख रुपए, कोई इंक्रीमेंट नहीं था। इसके बाद मुझे यहां पे रॉ मटेरियल परचेस चाहिए, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद मुझे इस क्वेश्चन के अंदर स्टोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो मुझे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अदर एक्सपेंसेस को लेकर क्वेश्चन ने मुझको जानकारी दी थी कि मेरे अदर एक्सपेंसेस 20 लाख से बढ़ जाएंगे, मतलब कि 60 लाख हो जाएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन का खर्चा उतना ही रहेगा क्योंकि वो तो फिक्स कॉस्ट है, और इसके बाद आपके पास यहां पर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब मुझे कुछ इंफॉर्मेशंस को फिल करना है, वो इंफॉर्मेशंस मेरी फिल हो जाएंगी तो मेरे पास प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। वो इंफॉर्मेशन मेरी फिल हो जाएंगी, मेरे पास प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले स्टोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप 38,40,000 के स्टोर्स कंज्यूम करते हो 3 करोड़ 20 लाख रुपीस की सेल पे। तो 38,40,000 आपने कंज्यूम किया 3 करोड़ 20 लाख पे, तो 12% निकल कर आया। चेक करो क्या अगले साल भी ये परसेंटेज सेम है।
आपने 4 करोड़ की सेल करी थी, 4 करोड़ का अगर आप 12% निकालते हो तो 48 लाख आता है। मतलब आपके स्टोर का खर्चा सेल्स का 12% फिक्स है। पहले साल भी 12% था सेल्स का, दूसरे साल भी 12% है सेल्स का, तो तीसरे साल भी 12% ही होगा। तो स्टोर्स में जाके अपन लिख देते हैं 12% ऑफ सेल। तो 4,80,00,000 का 12% अगर आप निकालोगे तो आएगा 57,60,000। अब आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की तरफ निगाह डालें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 51,20,000 है 3,20,00,000 पे। तो 51,23,20,00,000 का कितने परसेंटेज होता है? 16% होता है। जरा चेक करो क्या 4 करोड़ का 16% भी 64 लाख है? क्या 4 करोड़ का 16% भी 64 लाख है? जी हां। इसका मतलब कि सर मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे 16% है सेल्स के। तो इस साल भी यही होगा, इस साल भी यही होगा। 16% ऑफ सेल उठा लिया जाएगा। 4,80,00,000 का 16% होता है 76,80,000। 76,80,000। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल परचेस की। जरा चेक करो रॉ मटेरियल परचेस के परसेंटेजेस क्या हैं। ईयर 1 में तुमने 1,20,00,000 की परचेस करी है और 3,20,00,000 की सेल करी है, तुम्हारा परसेंटेज निकल रहा है 37.5। चेक करो क्या 4 करोड़ का 37.5% 1,60,00,000 होता है? नहीं, 1,50,00,000 होता है। यानी कि मटेरियल परचेज के परसेंटेज आपस में टैली नहीं कर रहे। तो हम क्या कर सकते हैं? हम मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर्स को टैली कर सकते हैं कि मटेरियल कंज्यूम्ड सेम है कि नहीं। देख भाई, हमारा कंजम्पशन का रेट सेम होता है, ईयर टू ईयर बेसिस पे कंजम्पशन का रेट सेम होता है, मटेरियल कंज्यूम उतना ही होता है अगर आप सेम एफिशिएंसी से सेम मशीनरीज पे काम कर रहे हो तो। वेस्टेज ज्यादा नहीं हो रही है तो, या आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो रही है तो, जितने एफिशिएंट जितनी वेस्टेजेस पिछले साल हुई थी उतने ही एफिशिएंट उतनी ही वेस्टेजेस अगर इस साल होंगी तो कंजम्पशन का रेट सेम निकल कर आएगा। राइट? तो मटेरियल कंज्यूम्ड चेक करते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ईयर 1 में आपका ओपनिंग स्टॉक था 32 लाख का, आपने परचेज करी थी 120 लाख की और क्लोजिंग स्टॉक था आपके पास 40 लाख का। तो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड निकल कर आता है 152 माइनस 40, 112 लाख। आपका मटेरियल कंज्यूम हुआ है 112 लाख। ईयर 2 में अगर आप देखें तो ईयर 2 में आपके पास 40 लाख की ओपनिंग थी, 160 लाख का माल खरीदा गया था, 60 लाख का माल आपके पास क्लोजिंग में पड़ा था, यानी कि आपने कंजम्पशन किया था 140 लाख। अब जरा चेक करो कि इसका परसेंटेज सेल्स पे कितना है। तुमने 112 लाख का माल कंज्यूम किया है 320 लाख की सेल पे, यानी कि तुम्हारा कंजम्पशन रेट 35% निकलकर आ रहा है। चेक करो ईयर 2 का भी 35% है कि नहीं। सर ये आपका 35% आ रहा है और ये भी जरा चेक करो 35% है कि नहीं। 140 लाख डिवाइडेड बाय 400 लाख, ये भी 35% है। तो सर आपका जो कंजम्पशन रेट है वो 35% निकल रहा है ऑन सेल्स। दैट मीन्स कि करंट ईयर में जो कंजम्पशन होगा, ईयर 3 का जो मटेरियल कंज्यूम्ड होगा वो कितना होगा? 480 लाख की सेल करोगे, 480 लाख का 35%, आपका कंजम्पशन होगा 168 लाख का। अगर कंजम्पशन 168 लाख का है तो कितने का माल परचेस करोगे? सर जितना कंज्यूम किया उसमें प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो 168 हमारा क्लोजिंग स्टॉक 80 लाख का है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 60 लाख का है। दैट मीन्स हम परचेज कितना करेंगे? 168 प्लस 80 माइनस 60, हम परचेज करेंगे 188 लाख का, 1,88,00,000 का माल हम परचेज करेंगे। तो मटेरियल परचेज की फिगर आ गई आपके पास 1,88,00,000। अब आप प्रॉफिट निकाल सकते हो।
4,80,00,000 प्लस 80,00,000 प्लस 4,00,000, 5,64,00,000 माइनस 60,00,000 माइनस 1,88,00,000 माइनस 5760 माइनस 7680 माइनस 60,00,000 माइनस 40,00,000, आपके पास प्रॉफिट निकल कर आएगा राजा बेटा 81,60,000। आपके पास प्रॉफिट निकल के आएगा 81,60,000। अब आपको क्या करना है, अब आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। तो नेट प्रॉफिट आपके पास गिवन है 81,60,000। 81,60,000 का आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, राइट। इसमें ऐड कर दो डेप्रीसिएशन। क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि नॉन कैश आइटम है। इसके अलावा और कोई नॉन कैश आइटम मेरे पीएल में नहीं है। गुडविल रिटर्न ऑफ, एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये सारी चीजें मेरे उसमें नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सारी चीजें मेरे पीएल में नहीं है। कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम मेरे पीएल में नहीं है। सेल ऑफ असेट नहीं है, परचेस ऑफ असेट नहीं है, रेंट रिसीव नहीं है, डिविडेंड रिसीव नहीं है, डिविडेंड पेड नहीं है, इंटरेस्ट पेड नहीं है। मेरे ट्रेडिंग पीएल के अंदर ये सारी चीजें नहीं आ रही है। मेरे पास इंक्रीज इन करंट असेट है। अगर करंट असेट इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से आपके पास से पैसा जाता है, और वो करंट असेट है आपका स्टॉक। आपका स्टॉक 80 लाख का हो गया है, जबकि पहले वो 60 लाख का था। तो आपके पास से 20 लाख रुपीस जेब से गए हैं, विच मीन्स दैट कि आपके पास अगर प्रॉफिट आया है 8160 का, 40 लाख रुपए डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम माइनस 20 लाख, 1,01,60,000 ये आपका कैश जनरेटेड है। इतने का कैश आपने जनरेट किया है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। और आपको लोन सर्व करने के लिए 75% अवेलेबल है। तो 1,01,60,000 का 75% आपके पास अवेलेबल है, यानी कि आप 76,20,000 रुपीस की लोन सर्विस कर सकते हो, राइट। तो ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 81,60,000 का। आपके पास नेट कैश फ्लो आ रहा है 1,01,60,000 रुपए का। और आपके पास लोन सर्विस करने के लिए जो पैसा बच रहा है वो बच रहा है 76,20,000, राइट। आई होप ये अब आपको समझ में आ गया है। इंस्टीट्यूट ने हमें प्रोजेक्टेड पीएल बनाकर दिया है, तो प्रोजेक्टेड पीएल में उसने ईयर 2 का भी डेटा दिखाया है, आप भी दिखाइएगा। इंस्टीट्यूट ने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हटा के मटेरियल कंज्यूम्ड से क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। आप चाहो तो मटेरियल कंज्यूम से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जैसे हमने क्लास के अंदर ट्रेडिंग पीएल प्रॉपर बनाया है, ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल परचेस और क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है, आप भी उस तरीके से कर सकते हो। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट वही है कि इसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। क्वेश्चन बिल्कुल हल्का है, बस आपको जहां थोड़ा सा फोकस करना है वो फोकस करना है स्टोर्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के ऊपर और मटेरियल कंज्यूम, राइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 9, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। PQR लिमिटेड, अ कंपनी न्यूली कमेंसिंग द बिजनेस। जब भी न्यूली कमेंसिंग बिजनेस दिख जाए तो समझ जाना कि क्रेडिटर की कैलकुलेशन के लिए परचेस निकालनी पड़ेगी। न्यूली कमेंसिंग बिजनेस दिख जाए तो समझ जाना क्रेडिटर की वैल्यू निकालने के लिए आपको परचेस फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्होंने 2021-22 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और प्रोजेक्टेड पीएल आपको दे रहे हैं। इन्होंने आपको सेल्स बताई है कि 5,04,000 रुपए की होगी। COGS 3,67,200 का होगा। GP 136,800 का आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 33,600 के दिए हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस COGS का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को बिलोंग कर रहे हैं। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं बनेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास 31,200 के हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 72,000 आ रहा है। प्रोविजन बनाया आपने टैक्स का 24,000 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास निकल कर आ गया। अब ऊपर जो COGS दिया था उसके लिए कह रहा है कि COGS कैसे निकला है।
सीओजीएस में मटेरियल यूज्ड बताया गया है 2,01,600 का, वेजेस बताए गए हैं 1,50,000 के, डेप्रिसिएशन लगा है 56,400 का। हम जब वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करेंगे तो हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके चलेंगे। हम जब वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करेंगे तो डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके चलेंगे। इसमें से हमने माइनस कर दिया है लेस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो स्टॉक जो अभी हमने बेचा नहीं है। 10% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस आर नॉट येट सोल्ड, मतलब ये जो आपको सीओजीएस नजर आ रही है 367,200 की, ये 90% ऑफ प्रोडक्शन की है। ये 90% ऑफ प्रोडक्शन की है, क्योंकि 10% प्रोडक्शन आपने बेचा ही नहीं। आपने 10% प्रोडक्शन बेचा ही नहीं, 10% प्रोडक्शन आपके पास फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है अभी। द फिगर गिवन अबव रिलेट ओनली टू द फिनिश गुड्स, ऊपर जो डेटा दिया है वो सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स का डेटा है, एंड नॉट टू द WIP, एक भी इंफॉर्मेशन WIP की नहीं है। तो मतलब ये जितना भी आपको सीओजीएस दिया हुआ है, ये सीओजीएस केवल और केवल फिनिश गुड का है। ये सीओजीएस के अंदर WIP कंसीडर नहीं करी, मतलब ये मटेरियल में WIP का मटेरियल नहीं है, ये वेजेस में WIP वाले वेजेस नहीं है, ये सिर्फ मटेरियल और वेजेस उनके हैं जो यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन, हमने साल भर में जितना भी प्रोडक्शन किया है उसका 15% फिजिकल यूनिट्स के टर्म पे हमारे पास प्रोसेस में रहता है, जो कि फुल मटेरियल मांगता है, मतलब मटेरियल के रिस्पेक्ट में पूरा कंप्लीट है, और 40% अदर एक्सपेंसेस मांगता है, मतलब जो माल प्रोसेस में है उस पे 100% मटेरियल लगा हुआ है और 40% के अदर एक्सपेंसेस लगे हुए हैं। द कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग द मटेरियल इक्वल टू 2 मंथ कंजम्पशन इन द स्टॉक, तो रॉ मटेरियल हमारे पास 2 महीने के कंजम्पशन का रहता है। ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन एडवांस, तो आपके पास एक्सपेंसेस प्रीपेड पे चल रहे हैं, और फोकस करिएगा वर्ड यूज हुआ है ऑल द एक्सपेंसेस, तो चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, चाहे वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो, सारे एक्सपेंसेस एडवांस में चल रहे हैं। सप्लायर ऑफ मटेरियल विल एक्सटेंड 1.5 मंथ क्रेडिट, हमारा सप्लायर हमें 1.5 मंथ का क्रेडिट देता है। सेल्स विल बी 20% फॉर कैश एंड द रेस्ट एट 2 मंथ क्रेडिट, तो 80% सेल 2 महीने के क्रेडिट पे चलती है। 70% इनकम टैक्स आप एडवांस में दे देते हो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे। द कंपनी विशेस टू कीप 19,200 इन द कैश, 10% आपको कंटिजेंसी का मेंटेन करके चलना है। प्रिपेयर करना है एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब मेरे बेटा वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करने के लिए मैंने आपको सबसे सिंपल तरीका बताया है कि आप कुछ मत करो, आप सबसे पहले कॉस्ट शीट बना लो, सबसे पहले कॉस्ट शीट बना लो। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, कॉस्ट शीट बनाने के लिए आपको चाहिए रहेगा मटेरियल कंज्यूम्ड। अपन क्या बनाएंगे, अपन बनाएंगे कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट बनाने के लिए हमें चाहिए रहेगा मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मटेरियल कंज्यूम्ड 2 जगह पर हुआ है, मटेरियल कंज्यूम्ड 2 जगह पर हुआ है। मटेरियल कंज्यूम फिनिश गुड्स पे भी हुआ है, मटेरियल कंज्यूम्ड WIP पे भी हुआ है। हमें क्वेश्चन में ये जो मटेरियल दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में जो ये मटेरियल दिया हुआ है ये किसका है, फिनिश गुड्स का है, WIP का नहीं है। नीचे क्वेश्चन कहता है कि हम साल भर में जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसका 15% प्रोसेस में रहता है, जिसमें 100% मटेरियल चाहिए। तो अगर मैंने फिनिश गुड्स बनाने में 2,01,600 का मटेरियल लगाया, मतलब मेरा जो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में 2,01,600 रुपए का मटेरियल लगा, इसका 15% WIP है और वो 100% कंप्लीट है। जितना भी मेरा प्रोडक्शन हुआ उसका 15% WIP है और वो मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% कंप्लीट है। दैट मींस मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड 2,01,600 रुपए फिनिश गुड्स का है, प्लस 15% ऑफ 2,01,600 WIP का है। ये फिनिश गुड में जो मटेरियल लगा वो है, और ये WIP में जो मटेरियल लगा वो है, और ये 100% कंप्लीट है। WIP में जो माल गया है वो 100% कंप्लीट है, राइट। 2,01,600 प्लस 15%,
या फिर अगर मैं इसको फिगर्स में लिख दूं आपके लिए, क्योंकि मुझे आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज 2,01,600 प्लस 2,01,600 का 15%, 30,240 प्लस 2,01,600। हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है 231,840, 231,840। अब इसमें ऐड करेंगे वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने लगे हैं आपके? 1,50,000 रुपए के लगे हैं उन यूनिट्स पे जो कंप्लीट हो गई हैं। 1,50,000 लगे हैं उन यूनिट्स पे जो कंप्लीट हो गई हैं, और 15% माल WIP में है, जो कि 40% वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस कंज्यूम कर रहा है। क्वेश्चन ने क्या बोला? जो WIP में माल है वो मटेरियल के रिस्पेक्ट में पूरा है, लेकिन लेबर ओवरहेड के रिस्पेक्ट में 40% कंप्लीट है। तो 1,50,000 पूरे प्रोडक्शन का है, इसका 15% WIP है, लेकिन वो 100% कंप्लीट नहीं है, वो 40% कंप्लीट है। तो 1,50,000 का 15% का 40%, 9,000। तो 1,50 प्लस 9,000 टोटल हो गया आपके पास 1,59,000। डेप्रीसिएशन को इग्नोर करना है। 231,840 में आप 159 को ऐड करोगे, आपके पास आएगा 390,840। आप इसको बोल सकते हो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ऐड किया जाता है ओपनिंग WIP, नई कंसर्न है तो ओपनिंग WIP कहां से आएगी? माइनस किया जाता है इसमें से क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP आपको कितना गिवन है? क्लोजिंग WIP की फिगर अभी अभी आपने निकाली है। ये मटेरियल के रिस्पेक्ट में 30,240 रुपए और 9,000 रुपए वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है। 39,240। तो 390,840 माइनस 39240, 351,600। 351,600 आपके पास क्या निकल कर आ गया? आपके पास निकल कर आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं आया, आप इसे वर्क्स कॉस्ट बोल सकते हो, आप इसे वर्क्स कॉस्ट बोल सकते हो। अब आप इसमें बेसिकली क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते थे, जो कि फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता था। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड है, तो यही वर्क्स कॉस्ट आपकी COP हो जाएगी। COP में आप ऐड करते थे ओपनिंग फिनिश गुड, नई कंसर्न है ओपनिंग फिनिश गुड कहां से आएगी? माइनस करोगे क्लोजिंग फिनिश गुड 351,600 का 10%। क्वेश्चन में गिवन था कि 10% स्टॉक आपने नहीं बेचा, तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा 35160। दिस इज 316,440। ये आपके पास COGS आ गया। इस COGS में ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऐड कर देंगे आपके सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको गिवन है 33,600 और 31,200, 33,600 एंड 31,200। इनको आप प्लस करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 381,240। दैट्स इट। अब आपका जो डेटर का कैलकुलेशन है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे होता है, प्रॉफिट आपको चाहिए नहीं। तो हमने पूरा कॉस्ट शीट रेडी कर लिया है। अब कॉस्ट शीट की मदद से हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन आराम से कर लेंगे। सबसे पहले हमें वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के अंदर इन्वेंट्री चाहिए, और इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए क्वेश्चन कह रहा था कि कंपनी 2 महीने का स्टॉक मेंटेन करके चलती है, जितना वो कंज्यूम करती है। कंपनी ने कंज्यूम किया है 231,840, और इसका 2 महीने का स्टॉक कंपनी मेंटेन करती है। 231,840 इंटू 2/12, 38,640। इसके बाद WIP हमने ऑलरेडी कॉस्ट शीट में निकाल लिया था। कॉस्ट शीट में WIP की फिगर आ रही थी 39,240, पिक करना है और लिखना है। इसके बाद तीसरी इन्वेंट्री फिनिश गुड, ये भी हमने कैलकुलेट कर ली थी 351,60, 351,60।
इसके बाद अगला मटेरियल जो हमको चाहिए वो चाहिए डेटर्स। डेटर्स के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हम 20% सेल कैश पे करते हैं और रेस्ट को 2 महीने का क्रेडिट देते हैं। मतलब आपका जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है 381,240 ये 100% सेल्स का है। आप 80% सेल क्रेडिट पे करते हो और 2 महीने का आप उधार देते हो। 381,240 का 80% इंटू 2/12 50,832। इसके अलावा आपको कैश क्वेश्चन में गिवन है कि आप कैश कितना मेंटेन करोगे, 19,200 रुपए का कैश मेंटेन करके चलोगे। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी गिवन हैं। क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि सारे एक्सपेंसेस 1 महीना एडवांस पे चल रहे हैं। सारे एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस? सारे एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस? सर आपके पास वेजेस का खर्चा 159, वेजेस का खर्चा 159, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग का खर्चा 33,600 और 31,200। मैं फिलहाल मिक्स करके लिख दे रहा हूं, आप इसे एग्जाम में इंडिविजुअली दिखाइएगा। प्लस 159 टोटल खर्चा आ रहा है 2,23,800। तीनों खर्चों को मैंने ऐड कर लिया है। 1 महीने का उधार चल रहा है 18,650, 18,650। इसके बाद यहां पर एक लाइन लिखी हुई है 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप 70% टैक्स एडवांस में देते हो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि एक क्वार्टर का टैक्स जो है वो आपका क्या चल रहा है, एक क्वार्टर का जो टैक्स है वो आपका एडवांस में चल रहा है और उसका भी 70%। 70% ऑफ द टैक्स इज पेड ऑन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। 70% ऑफ द टैक्स इज पेड ऑन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो एडवांस टैक्स 24,000 का 70% का क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, ठीक है। तो 24,000 का 70% इंटू 3/12 4,200। आई थिंक हमने असेट्स के सारे कार्यक्रम कर लिए हैं। असेट के हमने सारे कार्यक्रम कर लिए हैं। प्लस करके चेक कर लेते हैं। 38640, 39240, 35160, 50832, 19200, 18650, 4200, 2,05,922, 2,05,922, 2,05,922। तो करंट असेट्स आपकी मैच कर रही हैं 2,05,922। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स के लिए आपको परचेज निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? जो रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया है उसमें क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, आपके पास रॉ मटेरियल परचेज निकलेगा। और आपका सप्लायर आपको 1.5 महीने का क्रेडिट दे रहा था, इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है? रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है 231,840। रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है 231,840। क्लोजिंग स्टॉक में आपने रखा है 38,640, 38,640। और क्योंकि नई कंसर्न है तो ओपनिंग स्टॉक 0 होगा, इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12। 231,840 प्लस 38,640 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12, 33,810, 33,810। अब 70% टैक्स तुम एडवांस में दे रहे थे तो 30% तुम्हारी लाइबिलिटी रह जाएगी जो तुम्हें पे करनी होगी। 24,000 का 30%, 24,000 का 30%। खर्चे तो सारे एडवांस में पे करे हैं, प्लस 33,810। लाइबिलिटी में और कुछ आएगा नहीं, 4,1010। दिस इज योर करंट लाइबिलिटी। खर्चे सारे एडवांस में है
तो करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा नहीं। 70% टैक्स तुम एडवांस में दे रहे हो, 30% तुम्हें अभी भी देना बाकी है। जो 30% अभी भी देना बाकी है वो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी हो गई। तो 7200 तुम्हारे पास यहां पर आ जाएगा, राइट, करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में, राइट। अब आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी निकल कर आएगी? करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस किया जाएगा, तो माइनस 2,05,922, 164,912, 164,912, ये बिफोर कंटिंजेंसी आएगी 164,912। 10% की कंटिंजेंसी ऐड करनी है, 10% की कंटिंजेंसी को ऐड कर दीजिएगा, आपके पास आंसर निकल कर आ जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा एक बारी। अगर आपने कॉस्ट शीट बना ली तो कॉस्ट शीट के बाद आपके पास ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, मेन काम कॉस्ट शीट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो WIP नहीं गिवन है उसकी वैल्यू निकालना इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्किंग हमने करी है ये वर्किंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी निपट गया। अब जल्दी से आइए और बात कर लेते हैं हम लोग अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन के साथ आप लोग का कार्यक्रम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आरटीपी का, FM की आरटीपी हम लोग ने वाइंड अप कर ली। चलिए, ABC and company is considering whether to replace an existing machine or to spend money on revamping it। मतलब हम मशीन को रिप्लेस करें या उसी को रिपेयर करवा करवा के यूज करते रहे। ABC and company currently pays no taxes। नो टैक्सेस मतलब डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी, एक्सपेंसेस के ऊपर कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी। रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट 18 लाख रुपीज नाउ। तो जो मशीन हमको रिप्लेस करनी है, मतलब जिससे रिप्लेस करनी है, जो नई मशीन है वो हमें 18 लाख रुपए की पड़ेगी आज। मतलब कि नई मशीन पे आपका Y0 पे जो आउटफ्लो है वो 18 लाख रुपए का है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? एंड रिक्वायर द मेंटेनेंस ऑफ 2 लाख एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 ईयर्स। और हर साल ये आपका 2 लाख रुपए का खर्चा करवाएगी 8 साल तक। हर साल ये आपका 2 लाख रुपए का खर्चा करवाएगी 8 साल तक। तो आपका ईयर 1 से लेकर ईयर 8 तक आपकी जेब से 2 लाख रुपए जाएंगे। ये भी 18 लाख रुपए आपकी जेब से जा रहे हैं। इसके बाद एट द एंड ऑफ द 8th ईयर आपको 4 लाख रुपए का सैल्वेज रियलाइज हो जाएगा जब ये मशीन बिक जाएगी। तो ईयर 8 में आपको 4 लाख रुपए का इनफ्लो हो जाएगा। 4 लाख रुपए का इनफ्लो हो जाएगा। ये जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखे हैं ये आउटफ्लो है और ये आपके लिए इनफ्लो है। द एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर। जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसका मेंटेनेंस का खर्चा हर साल बढ़ेगा और उसकी सैल्वेज वैल्यू फॉल करेगी हर साल। अभी ईयर 0 में एक भी रुपए का मेंटेनेंस नहीं होगा और ये मशीन 8 लाख रुपए में बेची जा सकती है। एक साल वेट करोगे तो 2 लाख रुपए का रिपेयर का खर्चा आ जाएगा और 5 लाख रुपए वैल्यू रह जाएगी, मतलब 3 लाख रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। 2 साल अगर यूज करोगे तो इस साल 2 लाख का खर्चा होगा, इस साल 4 लाख का खर्चा होगा और वैल्यू 8 लाख से गिर के 3 लाख रुपए पे आ जाएगी। वैल्यू 8 लाख से गिर के 3 लाख रुपए पे आ जाएगी। 3 साल वेट करोगे तो पहले साल 2 लाख खर्च होगा, दूसरे साल 4 लाख खर्च होगा, तीसरे साल 6 लाख रुपए खर्च होगा। ये आउटफ्लोज हैं और वैल्यू गिर के कितनी आ जाएगी? वैल्यू गिर के 2 लाख आ जाएगी, राइट। और अगर 4 साल वेट करोगे तो पहले 3 साल 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख खर्च होगा, चौथे साल 8 लाख खर्च होगा और सैल्वेज वैल्यू गिर के कितनी हो जाएगी? सैल्वेज वैल्यू गिर के आपके पास हो जाएगी बेटा 0। सैल्वेज वैल्यू गिर के हो जाएगी 0। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% की है। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% की है। आपको बताना है कि आपको मशीन कब रिप्लेस करनी चाहिए। आपको बताना है आपको मशीन कब रिप्लेस करनी चाहिए। हमें आज रिप्लेस करनी चाहिए कि हमें ईयर 1 में करनी चाहिए कि ईयर 2 में करनी चाहिए कि ईयर 3 में करनी चाहिए कि ईयर 4 में करनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो हम कैसे बताएंगे?
दोनों मशीन्स की लाइफ सेम नहीं है, दोनों मशीन्स की लाइफ सेम नहीं है। सेकेंडली क्वेश्चन आपसे ये नहीं बोल रहा कि आज डिसीजन लेना है, आज रिप्लेस करें कि ना करें। वो Y0 पे रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, वो तुमसे पूछ रहा है कि हम Y0 पे रिप्लेस करें कि Y1 पे रिप्लेस करें कि Y2 पे करें कि Y3 पे करें कि Y4 पे करें। तो तुम्हें 4 बार इवेल्युएशन करना पड़ेगा, बल्कि 5 बार इवेल्युएशन करना पड़ेगा। एक अभी, एक फर्स्ट ईयर के एंड पे, एक सेकेंड ईयर के एंड पे, एक थर्ड ईयर के एंड पे और एक फोर्थ ईयर के एंड पे। जिस भी इवेल्युएशन में मिनिमम जेब से पैसा जा रहा होगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जहां पर मिनिमम होगी, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपकी जो नई मशीन है, आपकी जो नई मशीन है, उस नई मशीन की आपको EAC कैलकुलेट करनी है, उसकी आपको EAC कैलकुलेट करनी है। EAC कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले आपके पास Y0 में जो आउटफ्लो है वो लिख लीजिए। Y0 में आपके पास 18 लाख रुपीस का आउटफ्लो है। Y1 से लेकर Y8 तक आपकी जेब से 2 लाख रुपए का आउटफ्लो होगा, और 8 सालों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर 15 इयर्स का निकाला जाए तो कितना होगा? 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 0.326 4.487। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आ जाएगी 8,97,400। ये भी आपका आउटफ्लो हो गया। और ईयर 8 में आपको सैल्वेज रियलाइज हो जाएगी 4 लाख रुपए की, और ईयर 8 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.3269। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको EAC निकालना आता है। आपके पास 130,760 का इनफ्लो हो जाएगा। तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आ जाएगी फॉर 8 इयर्स। ये 8 सालों की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो निकल आएगी। 18 लाख प्लस 897,400 माइनस 130,760। तो आपकी जेब से 8 सालों में 25,66,640 रुपीस का आउटफ्लो होगा। इसको सम ऑफ PVF से डिवाइड करा देते हैं। 4.487 इक्वलाइज्ड एनुअल कॉस्ट निकलकर आ जाएगी 4.487। तो ये मशीन पे, नई वाली मशीन पे हर साल आपका खर्चा है 5,72,017 रुपीस का। नई मशीन पे आपका हर साल खर्चा है 5,72,017 रुपीस का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम Y0 पे रिप्लेसमेंट करवाते हो, अगर तुम Y0 पे रिप्लेसमेंट करवाते हो तो तुम्हारा क्या क्या खर्चा होगा? Y0 पे अगर तुम रिप्लेसमेंट करवाते हो, Y0 पे अगर तुम रिप्लेसमेंट करवाते हो, तो इस केस में तुम्हारे पास पुरानी मशीन 8 लाख रुपए लेकर आएगी। तुम्हारे पास पुरानी मशीन 8 लाख रुपए लेकर आएगी, तो आपके पास इनफ्लो होगा 8 लाख रुपए का। और नई मशीन पे आपका आउटफ्लो है इक्वलाइज्ड 5,72,017 रुपीस का। 8 लाख रुपए आएंगे और इक्वलाइज्ड इनफ्लो 5,72,017 जाएंगे। मतलब आपके पास NPV आएगी 2,27,983 की। अगर आज आप मशीन को रिप्लेस कर देते हो Y0 पे, तो आपको पुरानी मशीन 8 लाख रुपए देगी। आपको आज इस मशीन पे कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा नहीं करना है, आपको ये मशीन 8 लाख रुपए दे देगी। और नई मशीन पे आपको सालाना जो खर्चा करना है वो करना है 5,72,017। ये आपका खर्चा होगा, यानी कि आपका ये अमाउंट खर्च होगा, ये अमाउंट आपको रिसीव होगा।
आपके पास एनपीवी आएगी 227983 की। अब अगर आप ये सोचते हो कि मैं Y1 में रिप्लेसमेंट करूं, तो Y1 में अगर आप रिप्लेसमेंट करोगे तो आपका क्या होगा? Y1 में अगर आप रिप्लेसमेंट करोगे तो क्या होगा? आपको एग्जिस्टिंग वाली मशीन पे 2 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग वाली मशीन पे आपको 2 लाख रुपए के मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ेगा, प्लस जो आप नई मशीन लाओगे उसका इक्वलाइज्ड एनुअल खर्चा 5,72,017 करना पड़ेगा, प्लस आपके पास इनफ्लो कितना आएगा? पुरानी मशीन बेच के आपकी जेब में 5 लाख रुपए आएंगे। पुरानी मशीन बेच के आपके पास 5 लाख रुपए आएंगे, राइट? तो आपकी जेब से जा कितने रुपए रहे हैं? आपकी जेब से जा कितने रुपए रहे हैं? नेट आउटफ्लो हो रहा है आपके पास। ये सब Y1 पे हो रहा है बेटा, 2 लाख प्लस, या मैं आपको ऐसे बता देता हूं, आप इसे ईयर 1 के इन्फ्लेशन फैक्टर से, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कराइए। 0.8696 0.8696 0.8696 आउटफ्लो, 0.8696 आउटफ्लो और 0.8696 का इनफ्लो, ठीक है? तो 2 लाख प्लस 572,017 इंटू 0.8696, आपकी जेब से जाएंगे 671346 और आपकी जेब में आएंगे 434,800, यानी कि आपकी जेब से नेट पैसा जाएगा 236,546। 236,546 आपकी जेब से नेट पैसा जाएगा। अगर आप Y2 पे रिप्लेसमेंट करने की सोचोगे तो क्या होगा? आपको ईयर 1 में जो एग्जिस्टिंग वाली मशीन है, आपने बेची नहीं, ईयर 1 में आपको एग्जिस्टिंग वाली मशीन पे 2 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। ईयर 2 पे आपको एग्जिस्टिंग वाली मशीन पे 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ईयर 2 में आपके पास नई मशीन पे 572,017 का खर्चा आएगा और ईयर 2 में आपके पास पुरानी मशीन बिक के 3 लाख रुपए का इनफ्लो आएगा, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट ईयर के फैक्टर से करवाओगे 0.8696 से और फिर 7561 से, 0.7561 0.7561 0.7561। अगर आप ईयर 3 पे रिप्लेसमेंट करने की सोचते हो तो आपको ईयर 1 के अंदर 2 लाख रुपए एग्जिस्टिंग मशीन पे खर्च करना पड़ेगा। ईयर 2 पे आपको 4 लाख रुपए एग्जिस्टिंग मशीन पे खर्च करना पड़ेगा। ईयर 3 पे आपको 6 लाख रुपए एग्जिस्टिंग मशीन पे खर्च करना पड़ेगा। ईयर 3 में आप रिप्लेसमेंट करोगे तो नई मशीन के ऊपर 572,016 का खर्चा होगा, ठीक है? और ईयर 3 के एंड पे आपको कितने रुपए मिलेंगे? ईयर 3 के एंड पे आपकी जेब में आएंगे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब इसका मल्टीप्लाई पहले साल के फैक्टर से, इसका मल्टीप्लाई दूसरे साल के फैक्टर से, $0.7561 इसका थर्ड ईयर के फैक्टर से 0.6575 0.6575 0.6575 ये इनफ्लो है, बाकी सब आउटफ्लो है। तो अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे वैसे वैसे आप नेगेटिव एनपीवी की तरफ मूव करते जाओगे। मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाऊं, सॉल्यूशन दिखाऊं, देखो देखो, अगर आप इमीडिएटली रिप्लेस करते हो तो आपकी जेब से इतना जाएगा और आपको इतना मिलेगा, तो आपके पास पॉजिटिव एनपीवी निकल कर आएगी। ईयर 1 में अगर आप रिप्लेस करते हो तो फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको नई मशीन पे इतना खर्चा होगा, पुरानी मशीन के रिपेयर पे खर्चा होगा, पुरानी मशीन का इनफ्लो आएगा, ठीक है? ईयर 2 पे अगर आप रिप्लेस करते हो,
ईयर 2 के एंड पे अगर आप रिप्लेस करते हो तो आपको ईयर 1 पे मशीन को रिपेयर करवाना पड़ेगा। ईयर 2 के जब रिप्लेसमेंट करोगे तो आप नई मशीन पे खर्चा करोगे। ईयर 2 पे एग्जिस्टिंग मशीन पे रिपेयर होगा और ईयर 2 पे आपकी जब एग्जिस्टिंग मशीन बिकेगी तो आपके पास पैसा आएगा। इस तरीके से आपको कार्यक्रम करना है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू इमीडिएटली रिप्लेस करने की आ रही है, तो आप डिसीजन क्या देंगे कि हमें इसे इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। और इसमें जो वर्किंग कैपिटल वाला क्वेश्चन था उसको भी अच्छे से करके जाइएगा, कैश मैनेजमेंट वाला जो क्वेश्चन था उसे भी अच्छे से करके जाइएगा। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़िया थे, राइट। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।